नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालोदा बाजार से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों और ग्रामीणों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश में 515 सहकारी समितियों का वर्चुअल शुभारंभ किया है, और जिसमें कि 39 नवीन प्राथमिक कृषि साख समितियां शामिल हैं। और इन समितियों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र और ऋण जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सीधा मिल सकेंगी। जानकारी देते चले कि नई समितियों से किसानों के उपज धान, चना, सोयाबीन, सरसों और मसूर बेहतर और व्यवस्थित तरीके से बिक सकेगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, तो साथ ही साथ किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। इन समितियों को बहुउद्देशीय स्वरूप दिया गया है, और जिससे कि आम नागरिक भी बिजली बिल भुगतान, टिकट बुकिंग, तो वहीं मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन आवेदन जैसी सेवाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। जिले में पहले 129 समितियां थी। नए 39 समितियों के बाद कुल अब 178 समितियां कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। और इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जहां गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ भी समान नागरिक संहिता की ओर लगातार बढ़ रहा है। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूसीसी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यह आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर भी असर डाल सकता है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट रूपरेखा को पेश करने की मांग की है। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यूसीसी से किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। समिति सभी वर्गों से विचार विमर्श कर रिपोर्ट तैयार करेगी, और जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा। और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं, और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी, और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में वो आएगा। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है? वो हर चीज़ में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनसे हम चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष की भांति उनको व्यवहार करना चाहिए, और इस तरह से व्यवहार करने में उन्हीं का वजन कम होता है। देखिए, यूसीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान कोई होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में नवनियुक्त 399 प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति प्रदान की है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश भर में चयनित 399 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री
टंकराम वर्मा ने नियुक्ति पत्र देकर बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी का पल है और जहां प्रदेश के युवा अब शिक्षा क्षेत्र में सेवा देने का भी योगदान जो है उनकी ओर से दिया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और ईमानदारी से पालन करें। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 16 से 30 अप्रैल तक स्वयं जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी और इस पहल के तहत नागरिक स्वयं ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। आपको जानकारी देते चलें कि आज मंत्रालय में महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने इस पर स्वयं अपनी जानकारी स्वयं गणना पोर्टल पर दर्ज कराई है और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और जहां मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक इस सुविधा का उपयोग करें और अपनी सही जानकारी साझा कर जनगणना में सक्रिय भागीदारी को दर्ज कराएं। और जहां स्वयं गणना के बाद 1 मई से 30 मई तक जनगणना टीम घर घर जाकर शेष जानकारी भी एकत्रित करेगी। यह पहल जनगणना की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मोहाली की ओर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। वीर जी ने अध्यात्म की जो शिक्षा दी थी उसको आत्मसात करने वाले संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहाँ उपस्थिति और यहाँ की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही हैं, साथियों इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूं। साथ ही आज इस सेमिनार का यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूं। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहां संतों की वाणी, जहां संतों की वाणियां गूंजती हों, साथियों वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी जिन्हां दा एक एक शब्द समाज ਨੂੰ प्रेरणा देता है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं
बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, ये कबीरदास जी महाराज ने ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय में, जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर मेरे से पहले भी कई महानुभाव ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय में संत कबीर दास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वैर विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब युद्धों की आग में आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायगढ़ से है, जहां सिंघतराई वेदांता प्लांट हादसे के बाद कैबिनेट के मंत्री लखनलाल देवांगन ने घायलों का हालचाल जाना है और जहां उनके बेहतर उपचार के निर्देश देने के लिए अस्पतालों का दौरा भी उनकी ओर से किया गया। वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि सभी घायलों को सर्वोच्चतम उपचार प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री विशुदेव साय के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, तो वहीं घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और जहां हादसे में 36 श्रमिक प्रभावित हुए और जिसमें से कि 20 की दर्दनाक मौत हो चुकी है, तो वहीं 16 घायल बताए जा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा की है। जहां प्रधानमंत्री के द्वारा भी मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह की राशि दी जाएगी। कंपनी ने प्रभावित परिवारों के लिए 35 लाख रुपए आर्थिक सहायता और रोजगार सहयोग के साथ साथ घायलों को 15 लाख रुपए प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। जब घायलों को पूरी तरह से स्वस्थ होने तक वेतन और काउंसलिंग भी मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सक्ती स्थित वेदांता प्लांट में हुए ब्लास्ट हादसे पर कहा कि इस दुर्घटना में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लांट साइट का निरीक्षण किया है और जहां रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से भी उनकी ओर से मुलाकात की गई। बिल्कुल, आज हम लोग 2 दिन पहले जो सक्ती में वेदांता प्लांट में जो हादसा हुआ बॉयलर फटने से, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। आज प्लांट स्थल में गए, निरीक्षण किए और अभी हम लोग आपके जिंदल हॉस्पिटल में हैं रायगढ़ में, जहां वो गंभीर रूप से घायल है।
वो यहाँ उनको भर्ती किया गया, उनसे मिले भी, चर्चा भी किए, लेकिन पहले की तुलना में अभी बेहतर हालात में सुधार आया है। हम लोग चाह रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, परिवार वाले भी चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एथेनॉल ने ज़मीन खरीदी किसानों की, स्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरे कंपनी उन्होंने बनाई, उसके बाद 11 साल तक बंद रहा। 11 साल के बाद वेदांता ने उन्हें खरीदा और उसको चालू किया। 11 साल तक बंद पड़ी हुई मशीनें, वो कितना उसकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कमीशनिंग होती है। इससे पहले कमीशनिंग के समय में कोई कमजोर पार्ट को हटाया गया क्या ऐसा तो नहीं कि जबकि आप प्लांट लगाते हैं, प्लांट कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत शुरू करने का रहता है, ताकि लंबे वक्त होने के बाद कोई जंग ना लगे, कोई पार्ट खराब ना हो, किसी तरह की कोई फॉल्ट ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे लंबे वक्त के बाद चालू हुआ और सिर्फ साल भर चला और उसके बाद ये हादसे, इतना बड़ा हादसा हुआ जहाँ 20 लोगों की मौत हुई, 15 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच कमेटी बनाई है। जयसिंह अग्रवाल जी के संयोजन में आज नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी और जांच कमेटी पूरी टीम हम लोग आए थे और अभी अस्पताल में भी मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बॉयलर सेफ्टी का क्या पूरा ध्यान रखा गया क्या? अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुजनगर ब्लॉक में ग्राम कौशलपुर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा बन रही पुलिया भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। जी हां, शिकायत के बाद भी सरपंच और ग्रामीणों ने निरीक्षण किया, लेकिन पुलिया के बेस में तकनीकी मापदंडों की अवहेलना करते हुए बड़े बड़े पत्थरों से निर्माण होते हुए देखा गया है, जहां ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यह निर्माण तकनीकी रूप से कमजोर है और भविष्य में बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। और जहां पुलिया के निर्धारित गहराई की कमी और कमजोर बेस जनहानि का जो है वो खतरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि इससे भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां कुम्हार रास में एनएमडीसी के ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां स्लारी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर ठेकेदार ने एक किसान के 5 तालाब पोकलेन से तोड़ दिए। जी हां, आपको बताते चले कि तालाब टूटने के कारण लाखों रुपए मूल्य की मछलियां तड़प कर मर गई और जिससे कि किसान और ग्रामीण बेहद ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और जहां मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने विरोध जताया है, तो वहीं मरी हुई मछलियों को अपने हाथों में लेकर अपने साथ वे ले गए, जहां पीड़ित किसानों ने बिना किसी सूचना कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत को दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर जिले के अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर चौक पर ग्रामीणों ने हाथी के हमले से एक युवक की मौत के विरोध में चक्का जाम कर दिया। जी हां, आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जहां उचित मुआवजा और साक्ष्य नौकरी की भी मांग की गई, तो वहीं मौके पर वन विभाग और अन्य प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जहां घटना ने इलाके में भय और आक्रोश पैदा कर दिया है, तो वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि वन विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं करता है और सुरक्षा उपाय नहीं करता है, तो भविष्य में भी ऐसे हादसे बढ़ सकते हैं। तो
तो आपको बताते चले कि यह मामला सूरजपुर से सामने आया है, जहां हाथी के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आपको बताते चले कि परिजनों की ओर से आक्रोश जो है वो व्यक्त किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि युवक की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और जहां वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं मुआवजे के साथ साथ शासकीय नौकरी की मांग भी पीड़ितों की ओर से, पीड़ित परिवार की ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि ग्रामीणों की ओर से भी इन परिवारजनों का समर्थन किया जा रहा है, जहां आपको यह भी बता दें कि मुख्य मार्ग पर चक्कर जाम किया गया, लेकिन अभी तक भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन पीड़ित परिवारों की सुध लेने नहीं पहुंचा है और जिस पर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर बालोदा बाजार से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्ती जारी रखी है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने ग्रामीणों को समाधान सेल के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शिकायत को करने की सुविधा दी और जिससे कि गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई होती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हाल ही में पुलिस को खबर मिली है कि एक युवक बड़ी मात्रा में शराब को लेकर जा रहा था कि बाईपास पर घेराबंदी कर युवक को रोका गया और जहां उसके स्कूटी से 128 पौवा अवैध शराब जब्त की गई और जहां शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15,000 रुपये आकी गई है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आबकारी एक्ट के तहत अपराध को पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार क्षेत्र भर में जारी रहेगी और किसी भी शिकायत पर तुरंत कदम उठाया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल खातों को अब इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना मोहननगर और थाना सुपोला में संयुक्त टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां जांच में सामने आया है कि कर्नाटका के बैंक स्टेशन रोड दुर्ग में 111 खाते और फेडरल बैंक के साथ साथ दक्षिण गंगोत्री सुपेला में 105 खाते सहित कुल 250 से अधिक बैंक खाते साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए थे और जहां इन खातों में कुल 1,88,67,554 रुपए से अधिक का अवैध लेन देन भी हुआ है। पुलिस के अनुसार यह खाता धारक ठगी की रकम अपने ही खातों में जमा कर अवैध लाभ उठा रहे थे और जहां आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है, तो वहीं उन्हें न्यायिक रिमांड पर भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस बाकी नेटवर्क के भी तलाश में लगातार जुड़ी है, तो वहीं आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से म्यूल अकाउंटों की जानकारी मिली थी, जिसमें हमने 250 से अधिक खातों को चेक किया है। इसमें हमने लगभग 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मोहननगर और सुपेला थाना क्षेत्र में, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन अकाउंट में अवैध रूप से 1,86,00,000 से अधिक राशि की लेन देन किया गया था। ये साइबर अपराध में इन खातों को उपयोग किया जा रहा था। ऐसे लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी हमने 4 महीने में की है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे को ना दें, ना ही अगर उसमें अधिक ट्रांजैक्शन दिखता है या लेन देन अधिक उसमें दिखाई देता है या संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई देता है, तो सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।